जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेज प्रसारण। आज हम लोग बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार दरोगा ध्यान रखेंगे जो 2213 सीट्स है, जिनका एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला था, जिसका एग्जाम जो है अब एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका एक मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो कि केबीसी नैनो, ध्यान रखेंगे केबीसी नैनो का यह सेट नंबर चौथा है। जो भी मित्र बिहार ऐसा यानी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस सेट को बनाएं और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। दोस्तों, स्कर्वी जो है स्कर्विक एसिड की कमी से होती है और स्कर्विक एसिड जो है विटामिन सी को स्कर्विक एसिड कहा जाता है। और यह जो है किसकी कमी से, तो स्कर्वी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, जो कि आपका आंवला में पाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अपना क्वेश्चन का आंसर मिलाते चलेंगे और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि परिदर्शी यानी पेरिस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, परिदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रक्षेपक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग जो है पनडुब्बी, युद्धपोत, ठीक है, इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता है। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परिदर्शी जो है आपका परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों याद रखिएगा, प्रतिदिन हम लोग किसी न किसी एक टॉपिक का वीडियो लेकर आते हैं। आज हम लोग बिहार एसआई पीटी के लिए है जो है एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस का प्रश्न आता है, वो दोस्त भी इस प्रैक्टिस सेट को बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो दोस्त बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही सेट महत्वपूर्ण है। जो दोस्त बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार दरोगा, अन्यथा एनटीपीसी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण 100 चुनिंदा प्रश्नों को इसमें संग्रह किया गया है और यह गुरु रहमान के द्वारा बनाया गया सेट प्रैक्टिस है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा रोग टाइगर मच्छर के द्वारा संचारित नहीं होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, टाइगर मच्छर के द्वारा जो है, टाइगर मच्छर यानी ध्यान रखेंगे एडिज इजिप्टी, एडिज इजिप्टी जो है मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, जिसके द्वारा आपका पित्त ज्वर, डेंगू, चिकुनगुनिया, ये तीनों बीमारी जो है टाइगर मच्छर के द्वारा होता है। लेकिन जापानी इन्फ्लूएंजाइटिस बीमारी जो है यह एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, तो यह वायरस से होता है। इस प्रकार आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जापानी इन्फ्लूएंजाइटिस जो है टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं होता है, यह जो है एक वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। अगला प्रश्न है कि एमनोसिया किसे कहते हैं, यानी ओमनेसिया बीमारी क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, एमनोसिया बीमारी में जो है अघ्राणता यानी कि गंध जो है मनुष्य की सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक है, जिन्हें एनोस्मिया जो बीमारी होती है उस बीमारी में आपकी सूंघने की शक्ति समाप्त हो जाने की ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता और विचरण के अध्ययन को अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिकता के विचरण के अध्ययन को जीनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, और अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जेहान मेंडल को कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एसआई पत्ती में जो है विद्युत धारा को क्या, एम्पियर। ठीक है, और विभवांतर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि हम दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों याद रखेंगे, बल का क्षेत्र जितना कम होगा उतना दाब अधिक होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है बल के क्षेत्र को बढ़ाने की बात की गई है, तो बल का क्षेत्र यदि आप बढ़ाएंगे किसी क्षेत्र पर तो आपका जो है दाब धीरे धीरे कम होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि सूक्ष्म पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह किस कोटि का होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सूक्ष्म पदार्थ जिसे प्रकाशीय कोटि
जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है उसे माइक्रोमीटर कहा जाता है। यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि इनमें से कौन सा एक कवकी रोग है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कौन सा रोग जो है कवक के द्वारा होता है। तो इस प्रकार इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रैकोफाइटन। याद रखेंगे ट्रैकोफाइटन एक कवक है जिसके कारण जो है दाद रोग होता है, ठीक है। और मलेरिया जो है आपका परजीवी से होता है और गलसुआ जो होता है यह एक वायरस से होता है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है डीजल का निष्कर्षण किससे होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे डीजल का निष्कर्षण जो है जमीन के नीचे जो है जो जो है जो अपशिष्ट पदार्थ से जो है डीजल का निर्माण होता है। जिस प्रकार ये कहाँ से जमीन से निकाले जाते हैं पेट्रोलियम, और उनसे ही पेट्रोलियम से डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है, ठीक है, प्रभाजी आसवन के द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन सम्मिलित होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल होते हैं, ठीक है। कॉपर, जिंक, निकेल यानी CuZnNi। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कॉपर आपका 60%, जिंक आपका 20% और निकेल भी 20%, यानी 60-20-20 का जर्मन सिल्वर में होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत सिल्वर की मात्रा होती है। तो ध्यान रखेंगे कि जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर नहीं पाया जाता है, यानी कि 0% इसका आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाने वाला रसायन जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है वोटिंग में स्याही के रूप में यानी उंगली पर निशान बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है CaSO4 और हाफ H2O को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहता है, और यहीं पे जिप्सम होगा तो यह हाफ H2O की जगह 2H2O हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जिप्सम। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सूत्र जो है काफ़ी आंसर में बदलाव कर देता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जहाँ 2H2O होगा वो क्या हो जाएगा तो जिप्सम, और हाफ H2O है तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि रसोई गैस LPG मुख्यतः किसकी बनी होती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे रसोई गैस LPG जो है मुख्यतः मीथेन और ब्यूटेन की बनी होती है, यानी ब्यूटेन इसका का बना होता है, ठीक है, जो कि 95% इसमें हाइड्रोकार्बन होता है और 80% मीथेन रहता है। यह एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है, ठीक। चलिए, और इसमें जो है इसे जैसे इसके रिसाव को पहचानने के लिए इथाइल मरकेप्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है। दोस्तों कैल्सीफेरॉल जो है किसका रासायनिक नाम है, यानी कि हड्डी कैल्शियम। आगे देख लेते हैं आपका जो है विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। दोस्तों ध्यान रखेंगे कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है, और B1 का थायमिन और सी का उसी प्रकार एस्कॉर्बिक एसिड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि खाना का नमक किससे बनता है। दोस्तों खाने का नमक जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, और इसका सूत्र होता है NaCl। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से जो है खाने का नमक का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, यानी कि समुद्र में डकैती के लिए कोलकाता में जो है हुगली का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया था, पुर्तगालियों के द्वारा। इसको ध्यान रखेंगे किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, यानी 1857 के विद्रोह से जो है कुछ संबंधित जगह है, ठीक है, और वहाँ से कौन व्यक्ति संबंधित थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी देवगिरी से आपका सुरेंद्र शाही, गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना, कश्मीर से गुलाब सिंह, और लखनऊ से जो कौन थी, लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। लखनऊ से लियाकत अली नहीं, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक। और लियाकत अली जो थे आपके इलाहाबाद से थे। लियाकत अली कहाँ से थे, इलाहाबाद से, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन मिला है। दोस्तों ध्यान रखेंगे 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन कन्हेरी गुफा से, किस गुफा से मिला है,
तो कन्हेरी गुफा से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जातीय सरकार का गठन जो है किया गया था। ठीक, कहाँ, बंगाल के मिदनापुर में। और एक जातीय सरकार की गठन जो है बलिया में किया गया था चीतू पांडे के द्वारा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, भारतीय गौरव यानी अश्व का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ, यानी कि भारत का गौरव जो है इसका यानी अश्व का अंतिम सूर्य किस राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेमू के लिए। ठीक है, भारत का अंतिम यश यानी हेमू के लिए। भारत का महान योद्धा एवं दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट हेमू ने अफगानों तथा मुगलों के विरुद्ध लगातार 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उन्होंने इसलिए विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। इस प्रकार यह अंतिम यशस्वी हिंदू सम्राट के रूप में उन्हें भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। ठीक है, लगभग उन्होंने कितने 32 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। ठीक, चलिए देखते हैं कौन सा राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन होता है। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक जो होता है कौन होगा, मित्र। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, मित्र। ठीक है, 7 अंक कौन कौन होते हैं, स्वामी, ठीक है, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल एवं मित्र। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, स्वामी, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल एवं मित्र। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए शासन का जनक कहा जाता है। तो किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक, तो लॉर्ड रिपन के, नहीं, अस्थायी स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। इस प्रकार इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर होगा। और 1924 का बेलगांव सम्मेलन सबसे छोटा सम्मेलन था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। तो किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था, तो इसका सही आंसर होगा शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को क्या कहा जाता था, तो महबूब ए इलाही, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो कांग्रेस के मंच से प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और स्वराज शब्द का प्रयोग जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले किया गया था। ठीक है, और उससे पहले भी एक बार दयानंद सरस्वती के द्वारा भी किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, इनमें से कौन एक गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने रहे। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में जाने जाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत जो थे गुप्त काल के औषधि जगत के प्रणेता जाने जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को भी कौन सी नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, और महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद को, ठीक है, और जमुनालाल बजाज को राय की उपाधि दी गई थी। और इन सभी ने अपनी उपाधि त्याग दी थी कब, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और यह 1917 के कोलकाता अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया था। वही प्रथम भारत की भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू होंगी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई आधा राजस्व के रूप में दावा किया। यानी कौन सुल्तान था जिसने अपने फसल का जो है राजस्व के रूप में यानी आधा हिस्सा ले लिया करता था। तो यह जो है खिलजी वंश का शासक था, जो कि अलाउद्दीन। इसका खिलजी सही आंसर होगा, कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार में किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है,
रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है कुछ भारतीय क्रांतिकारी नेता जो है जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, ठीक है। किसके लिए? तो सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की इस रॉलेट एक्ट के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी। उन्हीं के लिए जो है एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था और जिसका परिणाम हुआ कि रॉलेट इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर के द्वारा जो है निर्दयी यानी निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई गई और जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को जो है गोपुरम क्या कहता है? तो गोपुरम आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों ने यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा को मिला लिया था 1848 में, अवध को कुशासन के आधार पर, और सिंध को 1843 में एलन बरो ने अंग्रेजी रियासत में मिला लिया था, लेकिन ग्वालियर नहीं मिला था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन था, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। केवल एक और एक, कौन सी? 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना का असफलता किसके बाद हुई? तो स्वराज दल की स्थापना जो है किसके असफलता के बाद हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन को जो है चौरा चौरी हत्याकांड के बाद स्थगित कर दिया गया था, जिससे जो है नाखुश होकर CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है गुप्त सम्राट जिसे हुनों को पराजित किया, तो वह कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हुनों को पराजित किया था? तो आपका सही आंसर होगा हुनों को जो है स्कंदगुप्त के द्वारा पराजित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वह मुगल सम्राट कौन है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? तो वह मुगल सम्राट आपका कौन हो जाएगा? औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया है। एक बार 31 जुलाई 1658 को आगरा में, और दूसरे बार देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 1659 में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया, ठीक है। पहले 1658 में करवाया था, ठीक है, और दूसरी 1659 में देवराई घाटी के युद्ध में सफलता के बाद। उदाहरण नहीं है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वशासन संरक्षण का जो है इसमें कौन रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो वनस्पति बाग आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम स्थान पर है? दोस्तों याद रखेंगे, सड़कों की लंबाई में सबसे अधिक सड़क जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या मापा जाता है? तो आय की विषमता को जो है लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दर्रा दिया गया है और उससे संबंधित राज्य को दिया गया है, सिपकिल्ला दर्रा, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश दिया गया है, ठीक है। और उसी प्रकार तो ये सही है बामडीला अरुणाचल प्रदेश, और नाथुला दर्रा मेघालय दिया गया है, जो कि गलत है। नाथुला और जयलेपला ये दोनों कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला और जयलेपला आपका सिक्किम में है, और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। इस प्रकार आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? दोस्तों महात्मा यहाँ पे पूछा गया है, नहीं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है यानी कि मृत्यु, ठीक है, कहाँ हुई थी? कुशीनारा में, यानी कुशीनगर में हुई थी। इनका जन्म जो है 563 BC कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु लुम्बिनी में, और इनकी मृत्यु 483 BC में कहाँ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और दूसरे स्थान पर आपका पंजाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है
कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा कोंकण तट, यानी आपका सही आंसर होगा कोंकण तट, जो कि महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक है। ठीक है, और केरल में जो है ये मालाबार तट जो है केरल में पाया जाता है। कर्नाटक तट आपका कर्नाटक में हो जाएगा, और कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, ये कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों ध्यान रखें, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बांध दिया गया है और कौन सा बांध किस नदी पर है। ठीक है, जिसमें से एक गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है ग्रैंड कुली कोलंबिया नदी पर सही है, और हुबर बांध ये कोलोराडो नदी पर है, टेनेसी नदी पर नहीं कोलोराडो नदी पर। इस प्रकार ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा गलत है। नुरेक जो है बक्स नदी पर, और काहोरा जैम्बेजी नदी पर। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि, यानी कि गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक भूमि कहाँ है। तो सबसे अधिक गन्ने की खेती जो है उत्तर प्रदेश में होती है। इस प्रकार आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और दूसरा स्थान पर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किसकी समुद्र तट सर्वाधिक लंबी है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पे विश्व में पूछा गया है, तो सबसे लंबाई के अनुसार सबसे लंबा जो हो जाएगा समुद्र तट रेखा जो है कनाडा की सबकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो ये गुजरात की हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे जो दिया गया है कुछ खाद्य उत्पादन और उससे संबंधित क्रांति दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है खाद्य उत्पादन, तो हरित खाद्य उत्पादन किससे है, हरित क्रांति से। और दूध उत्पादन जो है आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति। खाद्य उत्पादन जो हो जाएगा आपका हरित क्रांति, और दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, और उर्वरक भूरी। ठीक है, तो आपका 3 यानी कि 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन ए है बिल्कुल सही आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। कौन सी नदी जो है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। ठीक, याद रखेंगे तिब्बत के पास से। ठीक है, और यहाँ पे रावी जो है आपका रोहतांग दर्रा, ब्यास जो है ब्यास कुंड से। ठीक, अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मृदा अपरदन को जो है वन रोपण, यानी कि वन को जो है वन की कटाई को रोक करके और वन रोपण के द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पठार है। तो सबसे बड़ा पठार दुनिया का कौन सा पठार हो जाएगा, कोलोराडो का पठार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि कितना है 1,30,000 वर्ग मील इसकी लंबाई है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्राजील में विश्व के कहवा के बागानों को क्या कहता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ब्राजील में विशाल कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फजेंडा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है कहाँ स्थित है, तो यह आपके राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, 1975 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के सीआरपीएफ बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु इसका स्थापना किया गया था। कौन सा, आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू पर है। किसके लिए, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1975 में वो उनके अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ घास स्थल है कहाँ से कहाँ तक। तो लानोज आपका वेनेजुएला में होगा। ठीक है, लानोज वेनेजुएला में, यानी कि जो कि दक्षिण अफ्रीका। लानोज जो है कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। और उसी प्रकार स्टेपिज, ठीक है, लानोज वेनेजुएला, और उसी प्रकार आपका स्टेपिज हो जाएगा कहाँ, स्टेपिज आपका यूरोप में। ठीक है, लानोज आपका जो है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और स्टेपी आपका यूरोप हो जाएगा। प्रेरी जो हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, और वेल्ड जो है अफ्रीका में पाया जाता है। इस प्रकार आपका आंसर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो ये बांध दिया गया है और उसके पास साथ साथ नदी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सरदार सरोवर नर्मदा नदी सही है। ठीक है, तिलैया बांध जो है कोनार नदी नहीं, यह जो है बराकर नदी पर। ध्यान रखेंगे, तिलैया बांध बराकर नदी पर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी जो है यहाँ पे गलती दी गई है। ठीक है, हमारे उपग्रह में मृत्यु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है। तो हमारे उपग्रहों में मृत्यु जल की सर्वाधिक मात्रा जो है भूमिगत
जलही महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमानी यानी कि हिम वाले नदी जो होते हैं उसमें जो है सर्वाधिक मृदु जल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे दिया गया है कुछ जनजाति है, ठीक है। जनजाति जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आपका दोस्तों ध्यान रखेंगे टोडा जनजाति नीलगिरी में, ठीक है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी में। और उसी प्रकार लेपचा जनजाति आपका सिक्किम में पाई जाती है। और गारो खासी जयंती है, ठीक है। गारो खासी जयंती है, ये सभी जो है मेघालय में, ठीक है। टोडा आपका नीलगिरी, ठीक है। और लेपचा यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। टोडा टोडा आपका यहाँ पे फिर से टोडा नीलगिरी तमिलनाडु, लेपचा सिक्किम। और आंसर क्या ही होने वाला है, तो आंसर आपका जो हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। 3 1 4 दूनी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि निम्नलिखित झीलों में से किसका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर, कौन सा, चौड़ाबाड़ी झील, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही नहीं है, यानी एड्रियाटिक सागर की रानी यहाँ पे किसे कहता है, रोम दिया गया है, ठीक है। जो कि और अगला है लॉरेंस कोला क्षेत्र फ्रांस, वेस्ट मिडल बर्किंघम टूला रूस, ठीक है। तो एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को नहीं कहता है, वेनिस। एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस को कहा जाता है, जो कि इटली का एक जगह है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। तो यह जो है दक्षिण भारत की नदियाँ जो है यह किस प्रकार की अपवाह रखती है, अरीय, ठीक है। रेडियल यानी कि रेडियल अपवाह रखती है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को जो है नक्षत्र क्या कहता है, तो नक्षत्र। ताराओं के समूह को क्या कहता है, नक्षत्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। तो कौन सा राज्य है भारत में सबसे अधिक मैग्नीज, तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मूंगफली का उत्पादन यानी कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है। तो मूंगफली जो है आपका कहाँ का मुख्य फसल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। यहाँ की सकल घरेलू उत्पाद में मूंगफली का हिस्सा 6.9% है, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि किस मृदा किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह मृदा नमी रोक कर रखती है, यानी कि किस मृदा में जो है सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। काली मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अपने अंदर जो है नमी को रोक कर रखती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा संस्था जो है 1920 ईस्वी में स्थापित हुई थी और यह 1926 में भंग हो गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से जो है कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी, तो लीग ऑफ नेशन सन 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, वुडरो विल्सन के द्वारा। और जिसे जो है 1926 में इसे 46 में इसे भंग कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह जो है निम्नलिखित कौन सी संख्या जो है अन्य से भिन्न है। दोस्तों यह जो है एक रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि यहाँ दी गई है, यानी कि सभी संख्या जो है 11 से आपका विभाजित है, लेकिन 279 जो है आपका 11 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, लड़कियों के एक समूह में 22 टेनिस खेलते हैं और 20 बैडमिंटन खेलते हैं और 10 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और 5 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितनी लड़कियां कम से कम एक खेल खेलती है। तो आपको एक खेल खेलने वाली कम से कम लड़कियों की संख्या हो जाएगी 31। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो को तूतिया ए हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है तथा इन्हें खड़ी बोली, कव्वाली एवं तबला का आविष्कारक भी कहा जाता है। और यह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है कि शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी। तो शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की आयु 14 एवं 18 साल, लड़कियों की 14 साल और लड़कों की, ठीक है। अगला प्रश्न
के धावे के समय कहाँ थे? तो महात्मा गांधी जो है धरासना नामक गोदाम पर जब हमला हुआ था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा बोला था, उस समय कहाँ थे? तो महात्मा गांधी जो है उस समय कहाँ होंगे? तो यरवदा जेल में, ठीक है। उन्हें यरवदा जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? दोस्तों ध्यान रखेंगे 12 मार्च 1576 को अकबर ने बंगाल और बिहार को कहा, बिहार के शासक दाऊद, उस समय बिहार का शासक कौन था? दाऊद को पराजित करके और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसे? दाऊद को, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? दोस्तों ध्यान रखेंगे जनजातीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे? तो 23 मार्च 1996 से लेकर 1998 तक जनजाति के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने हैं P.A. संगमा, और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो हो जाएंगे G.V. मौलंकर यानी गणेश वासुदेव मौलंकर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जगन साइकिल से एक संग्रहालय की ओर जाता है और अपनी कार से आरंभिक बिंदु तक वापस आता है और इसी यात्रा को कुल 2 घंटे 30 मिनट का समय लगाता है। तो दोनों तरफ की यात्रा में कार का इस्तेमाल करने पर 1 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों तरफ की यात्रा वह साइकिल का इस्तेमाल करे तो उसे कितना समय लगेगा? दोनों तरफ से यदि वह साइकिल का इस्तेमाल करेगा तो उसका लगने वाला जो समय होगा वो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 घंटा। दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि अन्यथा आपको मैथ का जो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के गोलार्ध का 70% से अधिक भाग किससे घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का 70% से अधिक भाग दोस्तों याद रखेंगे जल से घिरा हुआ है, यानी 71%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टॉर्नेडो तूफान कहाँ यानी भयंकर कहाँ उठती है? तो टॉर्नेडो तूफान जो है पृथ्वी पर एक भयंकर आंधी लाती है जो कि अमेरिका में उठती है, ठीक है। टॉर्नेडो अमेरिका, और टाइफून इसी तरह पूछे तो टाइफून हो जाएगा आपका चीन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है? यदि जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों याद रखेंगे कम से कम 5 रहना चाहिए। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार भारत के महान्यायवादी को है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और किसी भी संसद की कार्रवाई में यह भाग ले सकता है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है पृथ्वी की परिधि की परिक्रमण कर रहे उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल को क्या होगा? तो एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? 2T। क्या होगा? 2T हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। यानी सॉरी दोस्तों 2T नहीं होगा, यहाँ पे ये पूछा गया पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल जो है आपका अनंत हो जाएगा। 2T नहीं होगा, अनंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, यानी इन्फिनिटिव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर। कौन सा गैस? एसिटिलीन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बचाव के लिए ध्यान रखें BCG का टीका क्षय रोग यानी टीबी से बचाव के लिए लगाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? दोस्तों घावों को शीघ्र भरने में जो सहायता करने वाला विटामिन है वो विटामिन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन ई। और दोस्तों विटामिन सी से जो है घाव को बढ़ाता है। देख लेते हैं विटामिन सी आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसके रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई भी व्यक्ति दोस्तों सोता है तो उसका रक्तचाप जो है घट जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? दोस्तों थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या हो जाएगा? तो गलगंड यानी 84 का सही आंसर होगा, यानी कि गलगंड रोग
हो जाएगा, यानी 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाया जाता है? तो मानव के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा दोस्तों कहाँ पाया जाएगा? मूत्र में, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आउटलेट में एक फैक्ट्री आउटलेट में कपों के प्रत्येक सेट पर 287 रुपये में बेचकर परिवर्तनीय लागत पर पुनर्प्राप्त करके अपने पुराने स्टॉक को निपटान करने का फैसला लिया। यदि निर्धारित लागत कुल लागत का 18% है तो कपों के प्रत्येक सेट का मूल्य क्या होगा? दोस्तों आप इसको निकालिएगा तो कपों का प्रत्येक सेट का मूल्य जो है आएगा आपका 350 रुपया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र से सामान्यतः कौन सा विटामिन उत्सर्जन होता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, मानव मूत्र से जो है सामान्यतः विटामिन सी का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसमें रक्त नहीं पाया था लेकिन तब पर भी श्वसन करता है? तो रक्त किसमें नहीं पाया था? तो हाइड्रा जो है बिना रक्त का प्राणी है लेकिन वह श्वसन करता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हाइड्रा एक ऐसा जीव है जो कि श्वसन करता है लेकिन उसमें रक्त नहीं पाया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बिहार में जो है उस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा, यानी बिहार और झारखंड उस समय एक ही में थे, और उस समय जो है बिहार को कितने सीट दी गई थी? तो उस समय बिहार को जो है 89 का सही आंसर होगा 8। ठीक है, कितनी सीटें मिली थी? तो 89 में जो है यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है 8 सीटें दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है कौन सा नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपका कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक, जहां सबसे अधिक संख्या होगी यानी उत्तर प्रदेश में है अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मलक्का जल संधि से आने जाने की सुविधाएं है, तो यानी कि मलक्का जल संधि किसको जोड़ता है? तो हिंद महासागर को चीन सागर से कौन जोड़ता है? मलक्का जल संधि, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? मलक्का जल संधि हिंद महासागर से चीन सागर। ठीक है, चलिए कह सकते हैं समाप्त विधानसभा को भंग नहीं किया, लोकसभा का भंग या विघटन किया सकता है, विधानसभा को भी भंग किया था लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया सकता, लेकिन विधानसभा के द्वारा विधेयक पारित करके और उस पर जो है विधेयक जो बन जाता है उसके बाद विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा विधानसभा की सहमति से जो है लोकसभा के सदस्य विधान परिषद को समाप्त कर या लागू कर सकते हैं। हाल ही में विधान परिषद को हटाने का निर्णय कौन सा? तो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ZJ के अनुसार सहकारी समिति में निवेशकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो उस समय क्या होगा? अनुसार सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो निदेशकों की अधिकतम संख्या जो हो जाएगी कितना होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 21। ठीक है, निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 होगी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा दी है? तो कौन सा वाद जो है भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को रूपरेखा प्रदान की है? तो वो जो है वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों को पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो सुनवाई का अधिकार जो है अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है भारत के महान न्यायवादी को कहा, तो उसके अपने कर्तव्यों को पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में उसको सुनवाई करने का अधिकार है। किसे? भारत के महान न्यायवादी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाता है? दोस्तों याद रखेंगे, निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष तक रहती है। कितना रहता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। और निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है अनुच्छेद 324 में की गई है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सरकारिया आयोग का गठन जो है संघ और राज्यों के बीच संबंधों का निवारण करना, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य कर जो उसे प्रदत्त शक्तियाँ के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है। यानी कि जो भी है, कोई भी व्यक्ति अपना कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है, तो उसके लिए रीट जारी किया जाता है आपका मेंडेमस, ठीक है, क्या होगा मेंडेमस, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। और जो दोस्त बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी अच्छा है, वो लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अन्य जितने भी मित्र हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी अच्छा है। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।